हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चल रहा था? प्रमुख स्थल। क्या चल रहा था? प्रमुख स्थल। और प्रमुख स्थलों में कुछ प्रमुख स्थल हमने कर लिए थे पिछली क्लास में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। उससे आगे के स्थल के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो हमारा अगला स्थल है रंगपुर। हमारा अगला स्थल कौन सा है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे? कब इसका उत्खनन कार्य किया और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? तो रंगपुर जो है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? मादा नदी के किनारे है। इसका जो उत्खनन कार्य है वो 2 चरणों में हुआ। इसका उत्खनन कार्य कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ। 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप वस के द्वारा किया गया और 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। तो ये कहाँ है? अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ है ये? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। अब इसका उत्खनन कार्य कब हुआ? इसका उत्खनन कार्य 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। दूसरी बार 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। अब देखो हमारे पास नाम क्या है? रंगनाथ राव। इस रंगनाथ राव के द्वारा सिंधु सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था? रंगनाथ राव के द्वारा सिंधु सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था? हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। किसने कहाँ किया था उस उत्खनन कार्य? रंगनाथ राव ने लोथल में। कहाँ किया? लोथल में। और कब किया? 1957-58 ईस्वी में उत्खनन कार्य किया। अब हमें रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ? रंगपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल की खेती के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो रंगपुर है, रंगपुर तथा रंगपुर और प्रभासपतन, कौन सा क्षेत्र? प्रभासपतन नामक 2 क्षेत्र है। इन 2 क्षेत्रों को सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र कहा गया है। सिंधु सभ्यता का क्या कहा गया है? औरस पुत्र कहा गया है। अब औरस पुत्र किसे कहते हैं भाई? औरस पुत्र माता पिता से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? औरस पुत्र कहा गया है। तो रंगपुर और प्रभासपतन जो है वो सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहलाते हैं। रंगपुर हमने कर लिया कि कहाँ है? गुजरात में है। और प्रभासपतन भी कहाँ है? गुजरात में। दोनों ही कहाँ है? गुजरात में। अगला स्थल अपना आता है कोट दीजी। कौन सा आता है? कोट दीजी। कोट दीजी जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे। इसका उत्खनन कब हुआ? जिस प्रकार हमने रंगपुर का उत्खनन कार्य किया है, कितने चरणों में? 2 चरणों में किया है। उसी प्रकार कोट दीजी का जो उत्खनन है वो भी कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में। 1935 ईस्वी में GS धुर्रे के द्वारा कोट दीजी का उत्खनन कार्य किया गया और 1955 ईस्वी में फजल अहमद के द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया। तो ये कहाँ है?
पाकिस्तान में। ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। उत्खनन कार्य कब किया गया? अभी किया हमने दो चरण कब? एक तो 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में GS धुर्रे के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। दूसरी बार इसका उत्खनन कार्य 1955 ईस्वी में फजल अहमद के द्वारा किया गया। दो बार उत्खनन कार्य, पहली बार 1935 में, दूसरी बार 1955 में। अब याद करने की ट्रिक क्या है? याद कैसे करोगे भाई? फजल नाम का कोई व्यक्ति है जो कहाँ है? कोट पहना हुआ है और कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान। कोई फजल नाम का व्यक्ति है, कोट पहनकर कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान है। तो फजल तो अपना हो गया उत्खनन करता, फजल क्या हो गया? उत्खनन करता। और कोट को क्या किया उसने? धोया। कोट को क्या किया उसने? धोया। तो कोट दीजिए, धोया तो धुर्रे, और कहाँ गया पहनकर? धोकर पाकिस्तान गया। भाई कोट को, फजल व्यक्ति है, फजल नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है? कोट को धोता है, धुलाई करता है। फिर धोने के बाद उसको पहनकर कहाँ गया? पाकिस्तान चला गया। कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो फजल से तो फजल अहमद, धोने से धुर्रे, और कोट से कोट दीजिए, पाकिस्तान तो हो ही गया। अब यहां से प्राप्त क्या हुआ है? कोट दीजिए से क्या प्राप्त हुआ है? कोट दीजिए से पीपल के पत्ते का अंकन, पीपल का जो पत्ता है उसका अंकन मिला है। पीपल के पत्ते का अंकन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये क्यों महत्वपूर्ण है? सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व में यदि चलेंगे तो एक सभ्यता आती है पूरा पाषाण काल। सभ्यता आती है पाषाण काल। कौन सी सभ्यता आती है? पाषाण काल। इस पाषाण काल का ये समाप्ति स्थल है। पाषाण काल का क्या है? ये समाप्ति स्थल है। और जैसे ये सभ्यता समाप्त होती है तो यहाँ से दूसरी सभ्यता विकसित होती है। और दूसरी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता। और इस सभ्यता का क्या है? प्रारंभिक स्थल है, प्रारंभिक स्थल। तो कोट दीजिए क्या है? पाषाण संस्कृति का तो समाप्ति स्थल है और सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक स्थल है। फिर अगला स्थल अपना आता है बनवाली। अगला स्थल अपना है बनवाली। बनवाली जो है वो हरियाणा में स्थित है। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ये किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन कार्य कब किया गया? इसका उत्खनन कार्य 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। तो स्थान कहाँ हो गया? हरियाणा में। स्थान कहाँ है? हरियाणा। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। कौन सी नदी हो गई? रंगोई नदी। उत्खनन कार्य 1973 ईस्वी में जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। अब याद करने का आसान तरीका, हरियाली हमेशा हरियाणा में बनी रहती है। हरियाली क्या है? हमेशा बनी रहती है हरियाणा में। तो हरी से हरियाणा, बनी बनवाली। और उत्खनन किसके द्वारा किया गया?
उत्खनन कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किस और स्थल का उत्खनन कार्य किया गया? कौन से स्थल का उत्खनन कार्य किया गया जो हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया? पीछे की क्लास में हमने पढ़ा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनन किया गया। तो वह कौन सा स्थल था अपना? धोलावीरा। कौन सा स्थल था? धोलावीरा। धोलावीरा का हमने उत्खनन 2 चरणों में किया 1967 से 68 में और 1990 से 91 में। 90 से 91 में इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। बनवाली से प्राप्त क्या हुआ है? बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है? बनवाली से जो प्राप्त हुआ है वह है हल की आकृति का खिलौना। हल की आकृति का खिलौना। आकृति का खिलौना। हल की आकृति का मृद खिलौना। और यहाँ से लघु मातृ मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? लघु मातृ मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। जबकि अभी हमने रंगपुर किया है। रंगपुर जो स्थल है, इस स्थल से हमें किसी भी मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जबकि सैंधव स्थल से हमें क्या प्राप्त होते हैं? मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन रंगपुर से हमें क्या प्राप्त नहीं होते? मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। फिर यहाँ से क्या मिला? यहाँ से हमें तांबे के वाणाग्र प्राप्त हुए हैं। तांबे के वाणाग्र प्राप्त हुए हैं। इसके साथ यहाँ से तिल, जौ, सरसों आदि के ढेर प्राप्त हुए हैं। तिल, जौ, सरसों आदि के ढेर प्राप्त हुए हैं। तो हमने पहले पढ़ा धान व बाजरा, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? धान तथा बाजरा के साक्ष्य कहाँ से मिले? धान व बाजरा कहाँ से मिला? धान व बाजरा जो है वह मिला लोथल से। कहाँ से मिला? लोथल से मिला। धान व बाजरा कहाँ मिला है? लोथल से। जब बात यह करें कि चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वो कहाँ से थे? वो अपने रंगपुर से थे। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ पढ़ा हमने? रंगपुर से पढ़ा। और तिल, जौ, सरसों के ढेर कहाँ से मिल रहे हैं? बनवाली से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से क्या वर्तमान का जो वॉश बेसिन है, वर्तमान का जो वॉश बेसिन है उसकी प्राप्ति जो है बनवाली से हुई है। उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? बनवाली से हुई है। अगला स्थल अपना सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा। अब ये सुरकोटड़ा कहाँ है? सुरकोटड़ा जो है वो गुजरात में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा किया गया। सुरकोटड़ा का उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा किया गया। तो ये कहाँ है? गुजरात में। उत्खनन कार्य कब किया गया? 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा
जगपति जोशी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जगपति जोशी के द्वारा किया गया। अब इस जगपति जोशी के द्वारा किस और स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था? भाई जगपति जोशी के द्वारा इससे पहले कौन से स्थल में हमने देखा कि इसका उत्खनन कार्य किया? हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था धोलावीरा। धोलावीरा में अभी आपको मैंने बताया कि 2 बार उत्खनन कार्य किया गया था। एक बार कब किया? 1967-68 में और 1990-91 में। तो 90-91 में हमने क्या किया? रविंद्र सिंह बिष्ट किया था। क्या किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। तो 67-68 में जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया? जगपति जोशी ने। किसने किया? जगपति जोशी ने। अब यहां से प्राप्त क्या हुआ? सुरकोटड़ा से प्राप्त क्या हुआ? सुरकोटड़ा से हमें प्राप्त हुआ है घोड़े की हड्डियां। क्या प्राप्त हुई है? घोड़े की हड्डियां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तराजू के पलड़ा, तराजू का क्या मिला है? पलड़ा मिला है, और 4 कलश समाधान की प्राप्ति हुई है। तो यहां से क्या मिला हमें? घोड़े की हड्डियां। क्या मिला? घोड़े की हड्डियां। फिर क्या मिला? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और वर्तमान में ये काम में आता है। बाजार जाओ, मॉल जाओ और खरीदारी करके वापस आ जाओ। तो उस समय भी क्या था? खरीदारी करते थे। और हम क्या कहते हैं कि भाई हमें पता है शॉपिंग क्या है। उनको भी पता था शॉपिंग क्या होती है। वो भी बाजार जाते थे, सामान वगैरह खरीदते थे। तभी तो यहाँ से हमें क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला? तराजू का पलड़ा। तराजू का क्या मिला है? पलड़ा। और 4 कलश समाधान प्राप्त हुआ है। 4 कलश समाधान। 4 कलश समाधान की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। अगला स्थल अपना रोपड़। कौन सा स्थल है? रोपड़। रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो है वो कहाँ स्थित है? पंजाब में। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है 1950 ईस्वी में बी लाल के द्वारा की गई। इसकी खोज कब की गई? 1950 ईस्वी में बी लाल के द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य जो है 1953 से 56 ईस्वी में जो उत्खनन कार्य करता है वो कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। तो इसकी नदी कौन सी है? सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी। खोज किसने की? 1950 ईस्वी में बी लाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बी लाल के द्वारा की गई। और इसका उत्खनन कार्य 53-56 में 53-56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। देखो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। याद करने का सरल तरीका, पंजाब में क्या आती है? हमेशा बाढ़ आती है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। बाढ़ आती है तब लोग क्या होते हैं? रोते हैं, दुखी होते हैं। तो क्या होंगे? रोएंगे। और रोएंगे तब रोपड़, रो से रोपड़, पै से पंजाब और सतलज। अब जब विपदा आती है तब क्या करते हैं? यज्ञ हवन वगैरह क्रिया करते हैं। तो इसका उत्खनन कार्य किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। अब यहाँ एक और है अपना नाम बी लाल। क्या
क्या नाम आया हमारे पास? बी लाल। अब इस बी लाल ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? बी लाल के द्वारा किस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया? यहाँ तो ये क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं, जबकि हम क्या प्रश्न कर रहे हैं कि बी लाल के द्वारा किस क्षेत्र का उत्खनन कार्य किया गया? तो किसका किया गया? 1961-69 में कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया। 1961-69 में कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया। इनके साथ कौन थे? बी के थापर और एच डी खर्रे। कौन थे? एच डी खर्रे। रोपड़ से प्राप्त क्या हुआ है? रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक शव प्राप्त हुआ है, उसके साथ किसको दफनाया हुआ है? कुत्ते को दफनाया गया है। यहाँ से इसका मतलब यहाँ से क्या मिली है? युग्म समाधान मिला है। तो किस मानव के साथ किसको दफनाया गया है? कुत्ते को दफनाया गया है। रोपड़ जो है, रोपड़, यह रोपड़ भारत आजाद कब हुआ? 1947। 1947 ईस्वी में सैंधव सभ्यता के जो स्थल भारत में है, सैंधव सभ्यता के स्थल जो भारत में है, खुदाई कब की गई? 1947 के बाद में की। आजादी के बाद में जिन स्थलों की खुदाई की गई उसमें से पहला स्थल कौन सा है? रोपड़। पहला स्थल कौन सा है? रोपड़। रोपड़। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया प्रथम स्थल कौन सा है? रोपड़। तो दूसरा स्थल कौन सा है? कालीबंगा। दूसरा कौन सा है? कालीबंगा। जब सबसे बड़े की बात आएंगे तब कहाँ जाएंगे? राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा में जाएंगे। अगला स्थल अपना आता है बालू। कौन सा स्थल है? बालू। बालू हरियाणा में स्थित है। बालू कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अब बालू नाम देखकर राजस्थान में मत कर देना, कहाँ स्थित है? हरियाणा में। बालू से हम जो है सर्वाधिक कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक कृषि फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक कृषि फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी बालू के से लहसुन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? लहसुन। इसके साथ तरबूज तथा खरबूजे की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तरबूज तथा खरबूजे की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बालू जो है सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से लहसुन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? लहसुन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल आता है बिरानी। बिरानी जो है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ से लाल मृद भांड पर नृत्यांगना का अंकन मिलता है। किसका अंकन मिलता है? नृत्यांगना का अंकन मिलता है। तो कांसे की नृत्य रत मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है?
कर रहे हैं, लाल मृद भांड पर नृत्यांगना का अंकन कहाँ मिला है? बिरानी में मिला है। अब प्रश्न ये है, कांस्य की नृत्य रथ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है ये हमने पढ़ लिया। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस नृत्य रथ मूर्ति को सर जॉन मार्शल ने क्या कहा? इस नृत्य रथ मूर्ति को सर जॉन मार्शल ने क्या कहा था? नटराज शिव कहा। क्या कहा? नटराज शिव कहा। क्या कहा? नटराज शिव कहा। अगला स्थल आता है नेसदी। नेसदी जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का पशुपालन केंद्र था। ये सिंधु सभ्यता का क्या था? पशुपालन केंद्र था। पशुपालन केंद्र। अगला के क्षेत्र है मीताथल। मीताथल जो है वो हरियाणा में स्थित है। मीताथल जो है वो हरियाणा में स्थित है। इस मीताथल से जो प्राप्त हुआ है वो क्या है? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अगला स्थल है अपना राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा है। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली, अभी भी करी। राखीगढ़ी याद करने का क्या आसान तरीका है? हरियाली किस महीने में रहती है? श्रावण मास में रहती है। और क्या बांधी जाती है? राखी बांधी जाती है। तो राखी कहाँ है? हरियाणा में। अब इस राखीगढ़ी से लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। और ये क्या है? भारत में स्थित बड़ा क्षेत्र। भारत में स्थित बड़ा क्षेत्र। फिर आता है मांडी। अगला स्थल आता है मांडी। मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। मांडी जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। और मांडी जो क्षेत्र है वो सिंधु सभ्यता का टकसाल स्थापित थी। मांडी जो है वो सिंधु सभ्यता की क्या थी? यहाँ टकसाल स्थापित थी। अगला स्थल अपना आता है सनौली। कौन सा स्थल आता है? सनौली। ये स्थान भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से अंतिम कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है। क्या हुआ है? यहाँ से अंतिम कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है। क्या हुआ है यहाँ से प्राप्त? अंतिम कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जो विश्व का विशालतम कब्रिस्तान था। यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? अंतिम कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे क्या कहा गया है? विश्व का विशालतम कब्रिस्तान कहा गया है। फिर अगला स्थल है रानागुड़ी। कौन सा स्थल है? रानागुड़ी। ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से घोड़े का दांत प्राप्त हुआ है। घोड़े का दांत प्राप्त हुआ है। वापस पीछे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि घोड़े के
घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली? घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली? घोड़े की हड्डियां सूरकोटड़ा से मिली। घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिली? घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? घोड़े की मृण मूर्ति जो है वो लोथल से प्राप्त हुई। यहाँ 3 प्रश्न बन गए। घोड़े का दांत कहाँ से मिला? राना गुड़ई से। घोड़े की हड्डियां सूरकोटड़ा से। घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से। जबकि सैंधव सभ्यता के निवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। अब आता है अपना अगला स्थल सोतु गई। कौन सा स्थल अपना? सोतु गई। सोतु गई से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये स्थल कहाँ स्थित है? हमने पहले भी चर्चा कर ली, अफगानिस्तान में। जब हमने क्या पढ़ा? सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ा था। तब हमने क्या प्रश्न रखा था कि सिंधु सभ्यता का उत्तरतम स्थल कौन सा है? तो कौन सा था? सोतु गई स्थल था। यहाँ से क्या मिला है? नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से क्या मिले हैं? नहरों के साक्ष्य मिले हैं। अन्य स्थलों से हमें नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। क्या नहीं प्राप्त होते? नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। अगला स्थल है कुणाल। कुणाल जो है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। यहाँ से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। और इन मुकुट के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। आलमगीरपुर अगला स्थल है। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की चर्चा पूर्व में हो चुकी है। कहाँ? वही बात, हमने क्या किया था? विस्तार किया था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या था ना? तो उत्तर में हमने क्या मनाया था? मांडा। पूर्व में हमने क्या किया था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। दक्षिण में हमने किया था? देमाबाद। और पश्चिम में क्या किया था? सुतकंगे डोर। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता का पूर्व में स्थित पूरा स्थल, पूर्व में स्थित पूरा स्थल, ये स्थल क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पूर्व में स्थित है और इस कारण ये जाना जाता है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की जो है, यहाँ से 3 स्तर मिलते हैं। इस स्थल से हमें 3 स्तर मिलते हैं। कितने स्तर? 3 संस्कृतियां, सॉरी स्तर नहीं, 3 संस्कृतियां दिखाई देती है। कौन सी 3 संस्कृतियां? प्राक हड़प्पा युगीन, दूसरी हड़प्पा युगीन
और तीसरी पर्वतीय हड़प्पा युगीन। इन 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये आज के हमारे क्या हो गए, प्रमुख स्थल हो गए। कल हम करेंगे सैंधव सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं।